सो यस, हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की बात कर रहे थे। हमारी बात चल रही थी गनोरिया के बारे में। गनोरिया इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम कॉल्ड नसीरिया गनोरिया। ठीक है, और ये बैक्टीरिया कैसा होता है? दिस बैक्टीरिया इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ओके, ग्राम पॉजिटिव राउंड शेप का ये होता है, राउंड शेप का कोकाई बैक्टीरिया होता है ये। ठीक हो गया। और इसके साथ साथ इसके और सिम्टम्स क्या हैं भाई? तो ये जेनिटल्स के ऊपर वुंड्स कॉज करवा देता है। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे पास ये मेल्स के अंदर जब यूरिनेशन करते हैं तो मेंस बर्निंग सेंसेशन फील होती है, और साथ साथ में वाइट थिक वाइट कलर का पस यूरेथ्रा से आता है। फीमेल में ये जो है वो ओविडक्ट को भी डैमेज कर सकता है और ब्लॉक भी कर सकता है, विच कैन बी रिजल्ट इन द टेम्पररी इनफर्टिलिटी। ठीक हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं? नसीरिया गनोरिया के सिम्टम्स हैं इन्फेक्शंस के। इफेक्ट, तो if remain untreated it can cause infertility in both male and female। अगर दोनों में इसको ट्रीट ना किया जाए प्रॉपरली, मेल और फीमेल दोनों में, तो इट कैन कॉज इनफर्टिलिटी। ठीक है, ट्रांसमिशन कैसे होती है इसकी एक जगह से दूसरी जगह? तो ये देखें, तो एन इन्फेक्टेड पर्सन कैन बी ट्रांसमिट दिस बैक्टीरिया टू हर न्यू बोर्न बेबी। ठीक है, तो जो न्यू बोर्न बेबी होता है ना, तो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, फॉर एग्जांपल मदर को ये है तो मदर से ऑफस्प्रिंग में ये ट्रांसफर हो सकता है। और इस कंडीशन में ये बेबीज जो है वो उनकी आईज की डिजीजेज होती हैं। ठीक है, और इवन ये ब्लाइंड भी हो सकते हैं अगर ट्रीट ना किया जाए तो। ठीक हो गया। ट्रीटमेंट क्या है इसका? तो प्रॉपर कोर्स दिया जाता है एंटीबायोटिक्स का। ठीक है, एंटीबायोटिक्स का प्रॉपर कोर्स दिया जाता है, और इसके साथ साथ कुछ प्रिकॉशंस ली जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ठीक है, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है। ट्रीटमेंट के साथ साथ प्रॉपर एंटीबायोटिक का कोर्स होता है इसका। और इसके अलावा क्योंकि बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक ही मार सकती हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और है कि इफ़ अगर लाइक देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ सेक्स, तो मतलब अवॉइड किया जाए मल्टीपल इस जो मतलब फॉर एग्जांपल मल्टीपल जैसे कुछ कुछ पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो कि मल्टीपल ऑप्शंस ट्राई करते हैं, तो इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। साथ में जो है वो यस, अपने जो जो भी कपल्स हैं तो वो अपना जो है वो टाइम टू टाइम स्क्रीनिंग करवाएं, टेस्ट वगैरह करवाएं। और इसके साथ साथ जो है वो यस, प्रोटेक्टिव सेक्स और अवॉइड अनप्रोटेक्टेड सेक्स, इन सारी चीज़ों को यूज़ करके हम इससे प्रिवेंट हो सकते हैं। ठीक हो गया। गनोरिया क्लियर है सब लोगों को? गनोरिया का देखें यहाँ कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, ये देखिए ऐसे, ये बैक्टीरिया होता है गनोरिया का, ये बैक्टीरिया होता है। ठीक है, और ये देखें ऐसे वुंड्स पड़ जाते हैं, ऐसे वुंड्स पड़ जाते हैं, ये देखें। और दिस इज द वाइट पस फ्रॉम द यूरेथ्रा, और ये देख सकते हैं। ठीक है, और ये रेड रेड स्कार्स नजर आ रहे होंगे आप लोगों को हैंड्स पे, पूरी बॉडी पे भी ये आहिस्ता आहिस्ता आ जाते हैं। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को गनोरिया? गाइस गनोरिया क्लियर है? एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ूं मैं? ओके, दैट्स गुड। आगे अब बात करते हैं हम। ओके, आगे एक दूसरी दूसरी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, दिस इज कॉल्ड सिफिलिस। रेजिमेन, रेजिमेन का मतलब होता है जिसमें एक से ज्यादा मेडिसिन होती हैं एक चीज। फॉर एग्जांपल आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो वो एट अ टाइम आपको बहुत सारी मेडिसिन लिख के देता है। एक किसी एक चीज को ट्रीट करती है, एक किसी दूसरी चीज को ट्रीट करती है। फॉर एग्जांपल अज्यूम करो आपको कोई इन्फेक्शन भी है, आपको साथ में बुखार भी है, आपको साथ में हेडेक भी है, आपको बहुत सारे मसले हैं। ठीक है, तो उस केस में फिर मल्टीपल डोज रेजिमेन देते हैं, जिसमें बहुत सारी मेडिसिन होती हैं। ठीक है, एक चीज जो है, एक मेडिसिन एंटीबायोटिक है, वो इन्फेक्शन को ट्रीट कर रही है। दूसरी आपकी फॉर एग्जांपल हेडेक को ट्रीट कर रही है। तीसरा कोई पेन है तो वो पेन को ट्रीट कर रही है। तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं मल्टीपल डोज रेजिमेन। ठीक है, जी जी अनाब, ये ऐसे ही है। उसके बाद सिफिलिस है। सिफिलिस में हमारे पास क्या होता है? तो सिफिलिस का जो कॉजेटिव एजेंट होता है
वो भी एक बैक्टीरिया होता है। और दिस बैक्टीरिया इज स्पाइरोशीट्स। आप लोगों ने बैक्टीरिया की 4 टाइप्स पढ़ी होंगी ना, कोकाई बैक्टीरिया, कॉक्साई, बेसिलाई, स्पाइरेला और स्पाइरोशीट्स। तो स्पाइरोशीट्स बैक्टीरिया पढ़े होंगे आप लोगों ने, स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया होते हैं ये, स्पाइरल शेप, ऐसे सिरिंज की स्प्रिंग की तरह के, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये स्पाइरोशीट बैक्टीरियम होता है, ट्रेपोनेमा पैलिडम। ठीक है, तो दिस ट्रिपोनीमा पैलिडम जो है उसका कॉजेटिव एजेंट है सिफिलिस का। इसमें क्या होता है भाई, बैक्टीरिया नॉट ओनली डैमेज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी डैमेज करता है, बट ऑल्सो इफेक्ट द नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम तक भी पहुंच जाता है फिर, और साथ साथ में स्केलेटल सिस्टम्स को भी। और इसके साथ साथ लार्ज नंबर ऑफ लीजन्स। लीजन्स मतलब जैसे वाइट लीजन्स होती हैं, कभी कभी रेड लीजन्स होती हैं, मतलब जहाँ से फॉर एग्जांपल आप लोगों ने गम्स में से कभी वाइट लीजन्स देखी हैं? वाइट वाइट सब मतलब लिक्विड से रिलीज होता है गम्स में से। तो लीजन्स ऐसी कंडीशन होती है जहाँ से एक वुंड सा बन जाता है और वहां से फिर लिक्विड रिलीज होता है। तो ये इन्फेक्शन इतना खतरनाक होता है सिफिलिस का। जी जी, जी जी, दाढ़ में से भी और बॉडी किसी भी पार्ट में से हो सकता है। ठीक है, ये होता है स्पाइरोशीट, सिफिलिस का बैक्टीरिया ये होता है, ये देखें। और ये देखें, ये हैं लीजन्स, ये वाइट लीजन्स दिखाई दे रही हैं आप लोगों को हाथ के ऊपर। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया कॉज करवाता है। उसके बाद यस, इफेक्ट क्या होते हैं भाई इसके? तो द कंडीशन ऑफन बिकम्स फेटल, ये फेटल हो जाती है अगर ट्रीट ना किया जाए। और इसके साथ साथ जो है वो मेल और फीमेल इंडिविजुअल दोनों को ये वो कर सकता है। और साथ साथ में जो न्यू बोर्न बेबी होता है ना, तो उसको भी ये हमारे पास नुकसान पहुंचाता है। और इसके अलावा जो सिफिलिस है उसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, उसमें एंटीबायोटिक दे सकते हैं हम। ठीक है, एक एक एंटीबायोटिक है पेनिसिलियम पीजी, पेनिसिलियम जी। ठीक है, तो पेनिसिलियम जी देते हैं इसमें, इसके अंदर। ठीक है, पीजी, पेनिसिलियम पढ़ा होगा आप लोगों ने, पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन जी देते हैं इसके अंदर, पेनिसिलिन जी। ठीक है, तो ये है सिफिलिस। यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? इसके बाद है जेनिटल हर्बीज। अच्छा, ट्रीटमेंट क्या था, ट्रीटमेंट देख लें। तो प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो बहुत लंबा यूज होता है एंटीबायोटिक्स का सिफिलिस में, तब जाके सिफिलिस ट्रीट होता है। बाकी ये देखें, सिक कंडीशन आप लोगों को नजर आ रही है, व्हाइट लीजन्स नजर आ रही होंगी, रेड लीजन्स नजर आ रही होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अनाविया, अज्यूम करो कि बेबी को ग्रोथ हुई, फॉर एग्जांपल मैटिंग हुई, सेक्स हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गई, जाइगोट बन गया। अब उसके बाद क्या हुआ, अगेन से अज्यूम करो कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया और फीमेल को गनोरिया हो गया। ठीक है, आफ्टर लाइक फॉर एग्जांपल कॉन्सेप्शन के 6-7 महीने बाद उसको गनोरिया हो गया। अब गनोरिया का इफेक्ट तो पूरा यूरिनरी ट्रैक्ट पे होगा ना, तो जब उसकी बर्थ होगी, ठीक है, तो उसको हो जाएगा। गॉट इट? ओके। इसके बाद है जेनिटल हर्बीज। जेनिटल हर्बीज जो है हमारे पास, इसका जो कॉज करने वाला एंजाइम होता है वो होता है हर्बीज सिंप्लेक्स वायरस। ठीक है, वो होता है हर्बीज सिंप्लेक्स वायरस। इसके क्लिनिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं भाई? तो जेनिटल हर्बीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अल्सर अराउंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अराउंड जो है वो क्या होते हैं? अल्सर्स। अल्सर ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे पास स्किन डैमेज हो जाती है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने अक्सर स्टमक के पढ़ा होगा, तो स्टमक में जो है वो जब अल्सर होता है तो हमारे पास पूरा स्किन वगैरह डैमेज हो जाती है और वहाँ पूरा वुंड्स वुंड्स बन जाते हैं। ठीक है, ट्रांसफ्यूजन
तो sexual partner or newborn babies receive this infection from the body fluid or genital fluid, ठीक है। तो न्यूबॉर्न बेबी जो है वो सेक्सुअल या फिर सेक्सुअल पार्टनर से एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में और न्यू बेबीज में ये ट्रांसफर हो सकते हैं, इधर थ्रू बॉडी फ्लूइड जैसे हमारा ब्लड होता है, या इसके अलावा हमारा बाकी भी बॉडी के अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, या फिर जेनिटल फ्लूइड जो ड्यूरिंग सेक्स जब रिलीज होता है तो मे बी उस फ्लूइड के थ्रू भी जा सकते हैं। ट्रीटमेंट एंड प्रिकॉशंस, तो दिस इज वायरस ऑल दो एंटीबायोटिक इसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं करेंगी, लेकिन एंटीबायोटिक किसी सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकेंगी, तो इसलिए यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कॉम्प्लिकेशंस। एंटीबायोटिक का यूज़ करो तो एक फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। इसके साथ साथ जो है वो प्रोटेक्टेड सेक्स और इस चीज़ को ये सारा कुछ कर सकते हैं हम, ठीक है। इसके बाद लास्ट एंड फोर्थ वन विच इज़ द वेरी 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 डेंजरस, एड्स। जी अनाब, ये बिल्कुल प्लेसेंटा के थ्रू ऐसा ही है। यस अनाब, ये ऐसा ही है। इसके बाद है एड्स और एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम वायरस। दिस कंडीशन इज वेरी वेरी फेटल, ठीक है। और बीच में आप लोगों ने सुना होगा, जिसको एड्स हो जाता था तो उसको बोला जाता था कि ये ना हो, अब ये तो गया, इसको अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा केस नहीं है, एड्स के बहुत सारे लोग सरवाइव कर रहे हैं क्योंकि अच्छी मेडिसिन आ गई हैं। नहीं गुलाम दस्तगीर, इसमें कुछ चीज़ें हैं। जी जी, मेजाबीन इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी अच्छे खासे केसेस हैं, बहुत सारे। सबसे पहले इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? तो एड्स का जो कॉजेटिव एजेंट है, एड्स इज द कॉज ऑफ, ये एक वायरस से कॉज होता है जिसे हम एचआईवी कहते हैं। वर्ल्ड वाइड पूरे आई थिंक दुनिया में 33 मिलियन केसेस हैं एड्स के, 33 मिलियंस, ठीक है। 33 मिलियंस मतलब 33 नहीं, 330 लाख लोगों को, ठीक है। तो एड्स बहुत ही 1980s में एड्स बहुत एक आउटब्रेक था कोविड 19 की तरह, बहुत तेजी से फैल रहा था। अब भी तो फैल अच्छे से रहा है, लेकिन अभी मेडिसिन अच्छी आ गई है, ठीक है। 1980s में इसको तो बहुत डेडली माना जाता था, जिसको एड्स हो गया वो तो गया काम से, लेकिन अब मेडिसिन अच्छी आ गई है। लेकिन पाकिस्तान अगेन थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, तो मेडिसिन आसानी से नहीं मिलती है, बहुत महंगी भी होती है। तो एड्स जो है वो एचआईवी वायरस से कॉज करवाता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसके साथ साथ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन कैसे होती हुई? तो नंबर वन, सबसे पहले सेक्सुअल कांटेक्ट, दिस इज द प्राइमरी रीजन कि जो एड्स का ट्रांसफर होता है, ठीक है। दूसरा होमोसेक्सुअलिटी जो होती है, फॉर एग्जांपल मेल मेल के साथ और फीमेल फीमेल के साथ, इसके थ्रू भी एड्स काफ़ी फैलता है, ठीक है। और इसके अलावा अनस्क्रीन्ड जो ब्लड ब्लड होता है ना, ब्लड की ट्रांसफ्यूजन, तो अगर उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग ना की जाए तो भी ब्लड जो है वो हमारे पास क्या होता है, एड्स ट्रांसफर हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में। मदर टू बेबी से ये ट्रांसफर हो जाता है। और साथ साथ में रीयूज ऑफ सिरिंज, ये सिरिंज जो होती है जिससे आप लोगों को टीका लगाते हैं, उसको बार बार यूज करना या मल्टीपल टाइम्स यूज करना, तो रीयूज से भी ये चीज होती है, ठीक हो गया। और साथ साथ में आप लोग जब बाल ठीक करवाने जाते हैं, बॉयज स्पेशली, या गर्ल्स भी जाती हैं फॉर एग्जांपल, तो यस, इस कंडीशन में जो आप हिजाम के पास जाते हैं, बार्बर के पास जाते हैं, तो वो जो ब्लेड लगाता है ना, तो उसको चेंज करवाना चाहिए बार बार। पूरी बॉडी में होती है गुलाम दस्तगीर, पूरी बॉडी में, ऐसा एड्स का स्पेसिफिक जगह नहीं है, ठीक है। प्राइमरीली ये CD4 सेल्स के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसके बाद पूरी बॉडी में होता है, ठीक है। इसके अलावा रीयूजेस ऑफ सिरिंजेस, सिरिंजेस का रीयूज को अवॉइड किया जाना चाहिए, ठीक है।
कई सारी सिरिंजेस तो एक ऐसी होती हैं कि बस एक बार लग गई दोबारा यूज हो ही नहीं सकती। और दिस शुड बी, अब सही है ना भैया? नो, अब सही है आवाज? ओके, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल मोहादी सा। प्राइमरी अटैक इस वायरस का इम्यून सिस्टम के ऊपर होता है, CD4 पॉजिटिव सेल्स के ऊपर, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स के ऊपर। ये वंस आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया ना, फिर आपकी बॉडी में किसी भी टाइप का इन्फेक्शन, तो एड्स की यही हुसूसियात कि एड्स का फीचर ही यही है कि ये एक इन्फेक्शन ऐसा कॉज करवा देगा कि फिर आपकी बॉडी में ना ऐसे इन्फेक्शन आते रहेंगे, फिर हर टाइप के इन्फेक्शन बिल्ड होते रहेंगे। सिम्टम्स की बात करें तो पहले एड्स अगर आपको हुआ ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तकरीबन 7 साल तक ये वायरस हमारी बॉडी में आराम से रह सकता है और उसके बाद जाके एक्टिवेट होता है। तो इसके जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ना, इसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो एड्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 7 साल का होता है। मतलब 7 साल के बाद आपको डिजीज के सिम्टम्स दिखने को मिलते हैं। वहीं कोविड-19 का जो इंक्यूबेशन पीरियड था वो 14 डेज था, आप लोगों ने पढ़ा होगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये वायरस ऐसा कहता है कि पहले तो मैं आपको, ये वायरस इंसान को ऐसा कहता है कि मैं आपको एक बारी में नहीं मारूंगा बल्कि तड़पा तड़पा के मारूंगा। इम्यून सिस्टम को वीक करता है, फिर इम्यून सिस्टम वीक होता है तो ये बढ़ता है ये वायरस। इसके साथ साथ सुपर एडेड और बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस बढ़ते हैं। ब्लड टेस्ट, सिंपल ब्लड टेस्ट से पता नहीं चलता, एड्स का स्पेसिफिक टेस्ट होता है वो कराना पड़ता है। एड्स का स्पेसिफिक टेस्ट कराना पड़ता है, ठीक है। सो स्टार्ट में 7 ईयर तक तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको एड्स है। फिर आहिस्ते आहिस्ते सिम्टम्स अपेयर होने स्टार्ट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एट द बिगिनिंग आपका इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय होगा तो आपको इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते रहेंगे। स्पॉट्स डेवलप होंगे स्किन के अंदर, ठीक है। मेमोरी का लॉस होगा, साथ में न्यूरोलॉजिकल डायसफंक्शंस होंगे। स्किन का एक कैंसर इसमें हो सकता है लास्ट वाली स्टेजेस में, ठीक है। दिस स्टेज, ये वाला कैंसर, दिस इज कॉल्ड केपोसिस सार्कोमा, ठीक है। इनिशियली तो इसके सिम्टम्स रेयर होते हैं, इम्यून सिस्टम वीक हुआ, थोड़ा फ्लू, थोड़ा फीवर, ठीक है, और इस तरह की चीज़ें होंगी, वीकनेस, फटीग, ये वाले सिम्टम्स होंगे। लेकिन बाद में ये जब और ज़्यादा डेवलप होगा तो ये आपका नर्वस सिस्टम की डायसफंक्शन होगी, आपके स्किन के ऊपर स्पॉट्स पड़ जाएंगे, स्किन के ऊपर एक कैंसर आ सकता है विच इज़ कॉल्ड केपोसिस सार्कोमा, ठीक है। केपोसिस सार्कोमा का नाम दिया जाता है। और इसके साथ साथ जो है वो ब्लड बिकम पॉइजनस, ठीक है। पॉइजनस कैसे? सारा का सारा जो वायरस है ना वो ब्लड के अंदर आ जाएगा और इसे हम कहते हैं सेप्टिसीमिया। और एक बार अगर सेप्टिसीमिया हो गया तो बस फिर गए काम से, फिर पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाता है, ठीक है। लेकिन खैर अभी टेंशन की जरूरत नहीं है, अब बहुत सारी मेडिसिन आ गई, ठीक है। नर्वस सिस्टम इज डैमेज, नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है, मेमोरी का लॉस होता है, ठीक है, और अल्टीमेटली लास्ट स्टेजेस में डेथ हो जाती है। तो एड्स का पेशेंट, खैर अभी तो नहीं लेकिन पहले ये तड़प तड़प के मरता था, बहुत ज्यादा सीवियर सिम्टम होते थे इसके। ठीक हो गया। प्रिकॉशंस और ट्रीटमेंट क्या है इसकी? तो प्रिकॉशन और ट्रीटमेंट वही, सबसे ज्यादा ये सेक्सुअल एक्टिविटी से फैलता है। नहीं, दिस इज द बिग बिग, यही तो सबसे बड़ा मसला है कि एड्स का जो वायरस है ना वो अपने आप को चेंज करता रहता है, गिरगिट की तरह ना चेंज करता रहता है अपने आप को। ये देखें, ये जो वायरस है एड्स का, ये अपने आप को चेंज करता रहता है, इसलिए इसके अगेंस्ट कोई वैक्सीन बन ही नहीं सकती, ठीक है। कोई वैक्सीन इसके अगेंस्ट नहीं बनती। ये देखें इसमें ओवरल लीजन्स, ओवरल वाइट लीजन्स दिख रही हैं, ये इसके सिम्टम्स हैं। फिर सिमिलरली देखो ट्यूमर भी डेवलप हो गया, तो ये वायरस बहुत ही खतरनाक वायरस। ये देखो ये वायरस होता है ये वाला, आरएनए रेट्रो वायरस होता है ये। ओके, रिपीट कर दूंगा, आरएनए रेट्रो वायरस होता है ये। लेकिन प्राइमरीली ये देखो ये हमारा इम्यून सेल है, तो इम्यून सेल के ऊपर जाके देखो, इसके ऊपर कोरोना वायरस की तरह स्पाइक्स नजर आ रही हैं आप लोगों को। ये हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन है, ये आके अटैच होती हैं हमारे सेल के अंदर, हमारे सेल के साथ देखो अटैच हो गई। अब हमारे सेल में से देखो बहुत सारी कॉपीज निकल रही हैं इसकी, बहुत सारी कॉपीज निकल रही हैं। इसके रिजल्ट में हमारा अपना सेल डैमेज और वायरस का सेल ग्रो।
तो पहले देखो कौन से सेल पे अटैक कर रहा है ये देखें, CD4 टी लिम्फोसाइट्स। तो टी लिम्फोसाइट बहुत स्पेसिफिक हमारे इम्यून सिस्टम के सेल होते हैं। ये खत्म हो गए तो इसका मतलब बॉडी इज एट रिस्क, बॉडी रिस्क पे है। ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? क्रिस्टल क्लियर? जी डिफेंस ही खत्म। अब डिफेंस खत्म तो कुछ बचेगा ही नहीं। इसके अलावा प्रिकॉशंस ये हैं कि सबसे बड़ी कॉज इसकी सेक्सुअल कांटेक्ट है, तो प्रोटेक्टेड सेक्स होना चाहिए। साथ साथ में सेक्सुअल कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, इसको अवॉइड करना चाहिए, शुड बी कम्प्लीटली बी अवॉइडेड। ठीक है। टेस्टिंग ऑफ द ब्लड बिफोर डोनेशन, जब ब्लड डोनेट करते हैं ना उसके पहले बहुत, उससे पहले जो है वो प्रॉपर स्क्रीनिंग होनी चाहिए। जी जी मेजबीन, पैसा बर्बाद, मुल्क बर्बाद, सब बर्बाद। यस मुहदीस है, ऐसे ही है, ब्लड में जाता है, ब्लड में और टी लिम्फोसाइट्स को वो करेगा, तो ऐसा 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 करते करते ना सारे टी लिम्फोसाइट्स को इन्फेक्ट कर दिया। और स्टार्ट में ये सिर्फ टी लिम्फोसाइट को इन्फेक्ट करता है, बाद में ये इम्यून सिस्टम के बाकी सेल्स को भी जाके अटैक करता है। इसराइल की तरह ही है, पहले एक चीज पे घेरा किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता और चीजों पे भी घेरा करता है। इम्यून सिस्टम के बाकी सेल्स जैसे न्यूट्रोफिल्स, जैसे मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, उनके ऊपर भी जाके अटैक करता है। फिर बदमाश है, बहुत बदमाश है ये। इसके बाद टेस्टिंग होनी चाहिए ब्लड की प्रॉपर डोनेशन से पहले। और ये जो सिरिंजेस वगैरह हैं इससे भी काफ़ी ट्रांसफ़र होते हैं, इसके रीयूज को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, और कुछ एंटीबायोटिक्स इसको प्रिवेंट कर सकती हैं, इन चीज़ों को हमें देखना चाहिए। साथ साथ में आप लोग जब बाल ठीक करवाने जाते हैं, स्पेशली बॉयज़, तो वो जो ब्लेड लगाता है कोशिश 100% करेंगे वो न्यू वाला हो, पुराना ना हो। इसके अलावा गर्ल्स भी कभी जाती हैं सैलून वगैरह, तो अगर वैक्सिंग, थ्रेडिंग, मतलब उसमें अगर इस तरह की कोई चीज़ है जिससे मतलब फॉर एग्जांपल कोई कट वट लगने का चांस होता है, तो इस चीज़ को देखें। ठीक है। ड्रग एडिक्ट में यस, जो एडिक्शन होती है ना जिन लोगों को, वो कई बार अपने आप को इंजेक्शन लगाते हैं ना वो मेथाम्फेटामिन का, तो वो इंजेक्शन अब बार बार तो वो ले खरीद नहीं सकते ना सिरिंज, तो वो एक नशे ने यूज किया, दूसरे नशे ने यूज किया, अब उनमें से किसी एक को हुआ होगा तो वो किसी दूसरे में ट्रांसफर हो गया, तो फिर इस तरह से उनमें इस तरह से चलता है। ठीक है, तो यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? इसके अलावा एड्स, अब एड्स इज नो मोर, कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है हमारे लिए, क्योंकि अब इतनी सारी मेडिसिन आ चुकी हैं कि एड्स जो है इट इज़ नॉट नाउ अ ग्लोबल प्रॉब्लम। अब जो है वो लोग ऐसे हैं कि जो एड्स के साथ रहते भी हैं, एड्स के साथ साथ अपनी पढ़ता भी हैं, सब कुछ करते हैं, इवन बेबीज भी उनके फिर नॉर्मल होते हैं, लेकिन उन्हें कॉन्स्टेंटली मेडिसिन लेनी पड़ती हैं एड्स की। ठीक है। इनमें बहुत फेमस मेडिकल मेडिसिन है, जूडोवुडीन, लिमिवुडीन, डाइडेनोसिन। ठीक है, बहुत सारी मेडिसिन है। ठीक हो गया। इस चैप्टर में बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें रहती हैं, वो इंशाल्लाह कल हम ये इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, कल इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, फिर हमारे पास कितने 5-6 चैप्टर्स हो जाएंगे। कल इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे, कल भी इंशाल्लाह मैं आई विल ट्राई कि मैं 2 क्लासेस लूँ, एक सुबह 12 से 1 और एक शाम में। ठीक हो गया, 6 हो जाएंगे। यस मुहद्दिसा, वेरी गुड, वेरी गुड, ऐसे ही है। हम इसमें ना एक थेरेपी देते हैं, इट इज कॉल्ड हार्ट। वैसे हार्ट तो हार्ट हार्ट थेरेपी देते हैं, HA, हार्ट, हार्ट थेरेपी होती है HART, हार्ट, हाई एक्टिविटी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ठीक है, कभी चाहें तो इसके ऊपर पूरा अलग से लेक्चर ले सकता हूँ मैं, HIV के ऊपर, एड्स के ऊपर, और इसमें हम मेडिसिन भी डिस्कस कर लेंगे, कौन कौन सी मेडिसिन यूज होती हैं। कौन सी टर्म? कौन सी टर्म? इस हाई एक्टिविटी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी में मल्टीपल डोज रेजिमेन देते हैं हम, जिसमें वायरस को स्टॉप करने के लिए बहुत सारे मेडिसिन देते हैं। ठीक है, उसमें जूडोवुडीन, डाइडेनोसिन,
एजेटी, एजिडोथाइमिडीन, ठीक है, और बहुत सारी मेडिसिन होती है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? एड्स, एड्स के ऊपर किसी टॉपिक ले लेंगे। अच्छा, सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके ओके, अब किसी ने पूछा था कि मेनोरिया, डिसमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया, ये सारी कंडीशंस दोबारा से रिपीट कर दें तो ओके, जल्दी से क्विक सा रिकैप दे देते हैं उसका हम। यस, यस, हमारे पास सबसे पहले एमनोरिया है। एमनोरिया का मतलब ये होता है कि 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल तक कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल ना आना। मतलब एक नॉर्मल फीमेल है, उसके 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाएंगे, लेकिन जिसको एमनोरिया है ना, तो एमनोरिया वाले को सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, नॉर्मल फीमेल को 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल और जिसको एमनोरिया है उसको एक। तो मतलब 3 मंथ्स में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये नॉर्मल कंडीशन है ना 3 मंथ में। तो नॉट हैविंग एनी पीरियड फॉर एटलीस्ट 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल तक कोई मतलब कोई पीरियड्स वीरियड्स नहीं हुए। फिर है ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया में ये है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 35 दिन या उससे बढ़ जाती है। तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की होती है ना, तो ये 35 या इससे बढ़ गई, तो इट इज अगेन प्रॉब्लमेटिक। देन मेनोरोजिया, मेनोरोजिया जो है वो उसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। ठीक है, ब्लीडिंग मतलब डे 1 से लेके 10 दिन तक ब्लीडिंग हो सकती है। और ठीक हो गया, और इसके साथ साथ नॉर्मली डे 1 से लेकर D5 तक ब्लीडिंग होती है, लेकिन एक्सेसिव मतलब फॉर एग्जांपल 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन तक ब्लीडिंग होती है, तो दिस इज मेनोरोजिया। और एक डिस्मेनोरिया होता है, तो डिस्मेनोरिया इज द मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो क्रैम्प्स होते हैं, दिस इज डिस्मेनोरिया। ठीक हो गया, क्लियर है सब लोगों को? अब यहाँ देखो, प्राइमरी डिस्मेनोरिया, तो फर्स्ट डे ऑफ पीरियड्स 8 से लेके 72 आवर्स का हो सकता है ये। और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया जो कि ज़्यादा होता है, 1 से 2 दिन तक, और ग्रेटर देन 3 डेज से ज़्यादा का हो सकता है ये। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी डिस्मेनोरिया जो होता है वो लोअर एब्डोमेन में होता है और रेडिएट टू द लोअर बैक एंड लेग्स। ठीक है, और ये जो है वो एज के साथ साथ सही हो जाता है, और ये एज के साथ साथ सेकेंडरी डिस्मेनोरिया ज़्यादा और बढ़ता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? And this menstrual cramp is like normal. It is the integral part of womanhood. ठीक है, तो it is the integral part of womanhood. ये तो करना ही पड़ेगा, झेलना ही पड़ता है। ओके, चले, होप सो यहाँ तक सब लोगों को समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे और इसमें हम इस चैप्टर को होप सो कल कंप्लीट करेंगे, तो फिर हमारे 6 चैप्टर हो जाएंगे। 6 चैप्टर्स के बाद हमारे पास फिर थोड़ा कम चीज़ें बचेंगी, एंड देन हम आई विल ट्राई के मैं आप लोगों को प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज्ड सा टेस्ट भी लूँ। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।